नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टोरी शॉर्ट्स पर। आज आपके लिए एक और खतरनाक कहानी लेकर आए हैं, टाइगर्स ऑफ टैगार्थी। यह कहानी ब्रिटिश शिकारी केनेथ एंडरसन जी द्वारा लिखी गई पुस्तक 9 मैन ईटर्स एंड वन रोग से ली गई है। यह कहानी आपको उसी पुराने ब्रिटिश भारत में ले जाएगी जहां दक्षिण भारत के वे घने और रहस्यमय जंगल बसे थे। घने सदाबहार जंगल, लगातार गिरती बारिश और हर कदम पर छुपा एक अनदेखा खतरा। यह है शिमोगा के जंगल, जहां रास्ते नहीं होते, जहां जो के चुपचाप खून चूस लेती है और जहां 15 फीट लंबा किंग कोबरा इंसान की आंखों में देखकर तय करता है जिंदगी या मौत। यही जंगल शिकारी एंडरसन जी का इलाका था, जहां हर कहानी सच्ची थी और हर कदम आखिरी भी हो सकता था। अगर आपको पसंद है ऐसी जंगल की कहानियां, खतरनाक मुठभेड़ें और रहस्यमय किस्से, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहां हर कहानी सुनने वाले की रूह तक उतर जाती है और दिल की धड़कनें तेज कर देती है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। भाग पहला। मैसूर राज्य के शिमोगा जिले की पश्चिमी सीमा की यात्रा करने पर बेंगलोर और राज्य के पूर्वी हिस्सों से बिल्कुल अलग दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ चारों ओर सदाबहार जंगल फैले हुए हैं, जिन्हें मूसलाधार मानसूनी बारिश जीवन देती है। शिमोगा शहर के पश्चिम में औसतन 120 इंच से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और पश्चिमी घाट पर स्थित मैसूर राज्य की अंतिम सीमा अगुम्बे गांव में यह वर्षा 250 इंच से भी अधिक हो जाती है। विशाल वृक्ष, जिनकी चोटियां आसमान को छूती है, और बड़े बड़े वृक्ष फर्न जंगलों और घाटियों से निकलने वाली अनगिनत धाराओं के किनारे उगते हैं। ये धाराएं सड़क के पास ताजे पानी का बारहमासी स्रोत है। चारों ओर घनी वनस्पति दिखाई देती है। यहाँ मध्य और पूर्वी दक्षिण भारत के कंटीले जंगलों जैसी झाड़ियां नहीं मिलती, लेकिन इन जंगलों में चलना आसान नहीं है। यहाँ पगडंडियां नहीं होती। घनी झाड़ियां हर खुली जगह को ढक लेती है और सूरज की एक किरण पाने के लिए लगातार ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे सब कुछ नम और अंधेरा रहता है। चारों ओर जंगली झींगुरों की आवाजें गूंजती है और कभी कभी सिर्फ मेंढकों की चरमराहट सुनाई देती है। पत्तियों के नीचे चिपकी जो के लचीली होकर फैल जाती हैं और आसपास से गुजरने वाले किसी भी जीव को जकड़ लेती हैं। वे कपड़ों के भीतर घुस जाती है, बूट, मोजे या मोजों के बीच से रास्ता बना लेती है और बिना किसी दर्द के खून चूस लेती है। जब नीचे देखा जाता है तो शरीर के किसी हिस्से से खून रिसता हुआ दिखाई देता है। यदि उन्हें खींचकर हटाने की कोशिश की जाए तो वे गहरे घाव छोड़ जाती हैं, जो अक्सर मवाद बनकर फूट पड़ते हैं। ऐसे में थोड़ा सा नमक या तंबाकू का रस लगाने पर वे अपने आप मुड़कर गिर जाती हैं और फिर घाव धीरे धीरे भर जाता है। ये इलाका हमाद्रियाद यानी किंग कोबरा का घर है। इसे स्थानीय लोग नाया हन्ना कहते हैं। ये कोबरा परिवार का एक विशालकाय सांप है, जिसकी लंबाई 15 फीट या उससे भी अधिक होती है। इसका रंग गहरा जैतून हरा होता है। शरीर पर हल्के पीले सफेद घेरे होते हैं। इसके काले अंडाकार फन पर कोई स्पष्ट निशान नहीं होता। अपनी विशाल लंबाई के बावजूद यह अविश्वसनीय गति से चलता है। यह अन्य सांपों को खाता है, स्वभाव से आक्रामक होता है और कहा जाता है कि देखते ही हमला कर देता है। अपने बच्चों की रक्षा करने वाली मादा विशेष रूप से अत्यंत गुस्सैल मानी जाती है। एंडरसन जी की किंग कोबरा से 2 बार मुठभेड़ हुई थी। एक बार जब वे अगुम्बे के बाहर जंगल की धाराओं में पाई जाने वाली लाल और हरे रंग की खूबसूरत चित्तीदार मछलियों के नमूने इकट्ठा कर रहे थे, जिन्हें वे अपने एक्वेरियम में रखना चाहते थे। दूसरी बार जब वे ऑर्किड इकट्ठा करने निकले थे। दोनों ही बार सांप ने आक्रामक व्यवहार नहीं किया। वह उन्हें देखकर रुक गया। उसने अपना सिर जमीन से लगभग 4 फीट ऊपर उठाया, अपने अंडाकार फन को हल्का सा फैलाया और अपनी चमकदार काली आंखों से एंडरसन जी को जिज्ञासा से देखने लगा। कुछ क्षण बाद वह बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपने रास्ते चला गया। ऊंचे वृक्षों की चोटियां सुंदर ऑर्किडों का घर है।
विशेष रूप से डेंड्रोबियम परिवार की छड़ी के आकार की शाखाएं यहाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। गर्मियों में उनके गुलाबी, पीले, सफेद और बैंगनी फूलों के गुच्छे जंगल की ऊपरी छतों को रंग बिरंगे ढंग से सजा देते हैं। ये जिला शिरावती नदी से घिरा हुआ है। इसका जल 4 अलग अलग धाराओं में भव्य रूप से बहता है और गिरस्पा या जोग जलप्रपात में 950 फीट की सीधी ऊंचाई से गिरता है। यहाँ चांदनी रात में जल की भाप से बनी फुहारों के बीच इंद्रधनुष का दुर्लभ और अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। सागर नामक छोटे कस्बे से 11 मील दक्षिण पूर्व में स्थित टैगार्थी गांव सदाबहार जंगलों की पूर्वी सीमा पर बसा हुआ था। यहाँ पेड़ों की कटाई करके खेती की जाती थी। भारी वर्षा और उपजाऊ मिट्टी के कारण इस क्षेत्र में कृषि अत्यंत लाभदायक थी। खुले मैदानों में घास प्रचुर मात्रा में उगती थी और भरपूर चराई के कारण आसपास के गांवों और बस्तियों में मवेशियों के विशाल झुंड पाले जाते थे। बाइसन को छोड़कर सदाबहार जंगलों में अपेक्षाकृत कम जंगली जानवर रहते थे। घनी झाड़ियां, जोके और कीड़े उन्हें लगातार परेशान करते थे। इसी कारण और शिकार की कमी के चलते इन घने जंगलों में मांसाहारी जानवर कम ही दिखाई देते थे। लेकिन जैसे जैसे इलाका खुलता था और मवेशियों के बड़े बड़े झुंड नजर आते थे, मांसाहारी जानवर बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो जाते थे। वे मवेशियों का शिकार करते और धीरे धीरे मोटे और भारी भरकम हो जाते थे। टैगार्थी भी ऐसा ही इलाका था। एंडरसन जी की तमाम यात्राओं में उन्होंने देखा कि वहां 4 से कम बाघ कभी स्थायी रूप से नहीं रहे। फरवरी 1929 में इस अनुभव का चरम दृश्य सामने आया। टैगार्थी के आसपास एक ही दिन में अलग अलग स्थानों पर 8 मवेशियों को मार डाला गया। इससे स्पष्ट संकेत मिलता था कि उस क्षेत्र में 8 अलग अलग बाघ सक्रिय थे, क्योंकि इन शिकारों की सूचनाएं दूर दूर के इलाकों से मिली थीं। इस इलाके में बाघों की अधिकता के कारण तेंदुओं का दिखना दुर्लभ था। 1-2 तेंदुए ही गांवों के आसपास रहते थे। वे कुत्तों, बकरियों और कभी कभी घरेलू मुर्गियों पर अपना पेट भरते थे। बाघ अपने छोटे चचेरे भाई को कभी बर्दाश्त नहीं करता। यदि तेंदुआ उसके क्षेत्र में आ जाए तो वह बिना किसी संकोच के उसे मार डालता था और कभी कभी खा भी जाता था। चित्तीदार हिरणों को छोड़कर टैगार्थी के आसपास शिकार के जानवर कम थे। इस क्षेत्र के बाघ मुख्य रूप से मवेशी उठाने वाले थे। उनमें से कुछ बेहद भारी और मोटे जानवर थे, जिनमें असली शिकारी जैसी सुगठित काया और आकर्षक रूप रंग की साफ दिखाई देती थी। अब टैगार्थी के श्याम राव बापट की कहानी आती है, और उस बाघ की भी जिसे उन्होंने अपने घर के बिल्कुल पास अपने ही बगीचे में गोली मार दी थी। उस समय श्याम राव एक युवा थे, लगभग 22 वर्ष के, लेकिन एकमात्र पुरुष उत्तराधिकारी होने के कारण उन्होंने अपने घर के आसपास की संपत्ति का प्रबंधन कुशलता और एक सच्चे किसान के प्रेम से किया। निचले कीचड़ भरे इलाकों में धान की खेती होती थी। ऊंचे इलाकों में रागी की सूखी फसल उगाई जाती थी। उनके पास सुपारी और नारियल के पेड़ों का बाग था, जिनकी टहनियों पर पान की बेलें चढ़ी हुई थीं। इसके अलावा श्याम राव के पास मवेशी और अन्य पशुधन भी थे। वास्तव में वे एक समृद्ध जमींदार थे। एक दिन एक मोटे बाघ ने इस समृद्धि में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने श्याम राव के झुंड के मवेशियों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। श्याम राव के पास सिर्फ एक साधारण बोर वाली बंदूक थी। गोलियों से भरी बंदूक लेकर वे शिकार के पास बैठ गए, इस उम्मीद में कि बाघ लौट कर आएगा। लेकिन किसी कारणवश ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार यह अनुमान लगाया गया कि बाघ अनुभवी था। शायद उसे पहले भी गोली लग चुकी थी और इसी कारण वह अपने शिकार पर दोबारा नहीं लौटता था। इसके बाद बाघ और भी निडर हो गया। एक अंधेरी रात वह श्याम राव के बगीचे की बाड़ फांद कर भीतर घुस आया। उसने मवेशी बाड़े के प्रवेश द्वार पर लगी मजबूत बांस की जाली को हटाने की कोशिश की। मवेशियों की बेचैनी, उनकी गुर्राहट और पैर पटकने की आवाज से श्याम राव जाग गए। उन्होंने खरोंचने की आवाज सुनी और बाहर निकलकर देखा। बाघ जबरन अंदर घुसने की कोशिश के बाद कूदकर भाग रहा था।
अगली रात श्यामराव ने मवेशी बाड़े की छत पर छोटी छोटी कटी टहनियां रखीं। वे प्रवेश द्वार के ऊपर जमीन से लगभग 6 फीट ऊंचाई पर पेट के बल लेट गए। प्रवेश द्वार बंद था। रात लगभग 10 बजे बाघ फिर प्रकट हुआ। वह दरवाजा खरोंचने लगा। श्यामराव ने अपनी बंदूक की दोनों नाले बिल्कुल नजदीक से चलाई। बाघ लगभग बिना आवाज किए जमीन पर गिर पड़ा। वह मवेशी मारने वाले भारी भरकम बाघों का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। सुबह के 11:30 हो चुके थे। टैगार्थी से लगभग 2.5 मील दूर स्थित एक छोटे जंगल बंगले पर सूरज की तेज रोशनी पड़ रही थी। दोपहर का भोजन लगभग तैयार था। एंडरसन जी की पत्नी कुछ अंतिम तैयारियों में व्यस्त थी। तभी बंगले की बाट से जंगल से एक काकर ने कर्कश आवाज़ उसकी पुकारती वक्तरे का संकेत दे रही थी। रबड़ के जूते पहनकर और राइफल लेकर एंडरसन जी जंगल की सीमा पार कर घने पत्तों वाले क्षेत्र में दाखिल हुए। काकर लगातार आवाज कर रहा था। एंडरसन जी बिल्कुल कम शोर करते हुए तेजी से आगे बढ़ते गए। वे एक खुले मैदान में पहुंचे। उसके बीचों बीच छोटा काकर उनकी ओर पीठ किए खड़ा था और रुक रुक कर भौंक रहा था। जंगल में वापस घुसकर एंडरसन जी चुपचाप उस खुले मैदान के चारों ओर घूमे। वे इस बात का ध्यान रख रहे थे कि काकर की सीधी नजर उन पर न पड़े। वहां कुछ सागौन के पेड़ थे। उनके विशाल पत्ते, जो इस मौसम में सूखे और कुरकुरे हो चुके थे, जमीन पर ऐसे बिछे थे मानो जंगल में कालीन बिछा हो। एंडरसन जी जानते थे कि उन पत्तों को पार करना अपनी मौजूदगी जाहिर करना होगा। इसलिए वे सागौन के किनारे उग रहे एक मजबूत अंजीर के पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने उसकी छाया में झांक कर देखा। काफी देर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर थोड़ी दूरी पर हलचल हुई। उसी क्षण एंडरसन जी की नजर पड़ी। वहां एक बाघ था जो पूरी तरह निश्चिंत होकर पीठ के बल लेटा हुआ था। उसके चारों पैर हवा में थे। वह गहरी नींद में सो रहा था। कभी कभी उसकी पूंछ का सिरा हिलता था। यही हल्की सी हरकत उसकी मौजूदगी का कारण बनी। सोते हुए जानवर को गोली मारना खेल भावना के विरुद्ध था। इसके अलावा वह बाघ सिर्फ अपना स्वाभाविक भोजन कर रहा था। एंडरसन जी ने उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं किया। वे राइफल के साथ पेड़ से टिककर खड़े रहे। लगभग 20 मिनट तक उन्होंने उस बाघ को शांति से सोते हुए देखा। तभी जंगल बंगले से उनकी पत्नी की आवाज आई, जो उन्हें दोपहर के भोजन के लिए बुला रही थी। आवाज सुनते ही बाघ उठ बैठा। उसने सिर घुमाया। उसकी आंखें अब भी आधी नींद में थीं। एंडरसन जी चुपचाप अपनी छिपने की जगह से बाहर आए। राइफल हर स्थिति के लिए तैयार थी। बाघ ने हलचल सुनी। वह उछल पड़ा और घूमकर उस इंसान को देखने लगा जो बिना आहट के इतना पास आ गया था। एक धीमी गुर्राहट के साथ बाघ आराम से चल पड़ा। एंडरसन जी ने उसे शांति से जाने दिया। कुछ ही पलों में वह उनकी नजरों से ओझल हो गया। एक बार फिर एंडरसन जी और उनकी पत्नी ने एक बैलगाड़ी किराए पर ली। रात में मशालें जलाकर वे देखने निकले कि जंगल क्या दृश्य दिखाता है। वे लगभग 1 मील चल चुके थे। ढलान के आधे रास्ते पर, जहां बैलगाड़ी का रास्ता एक नाले को पार करता था, तभी जंगल की दाईं ओर मशाल की रोशनी में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। बैलगाड़ी रोकी गई। दोनों नीचे उतरे। एंडरसन जी की पत्नी मशाल लेकर आगे थी। एंडरसन जी राइफल लेकर पीछे चल रहे थे। आंखें कुछ पल के लिए गायब हो गई। वे एक संकरे रास्ते पर बढ़े जो तिरछे कोण पर उसी दिशा में जाता था। थोड़ी देर बाद वे आंखें फिर दिखाई दी। बड़ी बड़ी लाल सफेद आंखें रात के अंधेरे में स्पष्ट चमक रही थीं। सौभाग्य से वहां झाड़ियां कम थीं। वे सीधे उन आंखों की ओर बढ़ सके। कुछ कदम आगे बढ़ते ही एक बाघ बाहर निकला। उसने उन्हें देखा और फिर उस जगह की ओर देखा जहां से वह अभी निकला था। इस अजीब व्यवहार का रहस्य तुरंत स्पष्ट हो गया। झाड़ियों से रिट्रीवर कुत्ते के आकार के 2 शावक बाहर निकले। वे उछलते कूदते अपनी मां के पास पहुंच गए। कुछ क्षणों तक बाघिन एंडरसन जी और उनकी पत्नी को टकटकिलाकर देखती रही। फिर उसने धीमी सी म्याऊं की आवाज निकाली, मानो शावकों को अपने पीछे आने का संकेत दे रही हो। शावकों ने भी वैसा ही किया। तीनों धीरे धीरे जंगल में खो गए।
केवल झाड़ियों की हल्की सरसराहट कभी कभार उनके आगे बढ़ने का संकेत देती रही। एंडरसन जी की पत्नी ने टॉर्च की रोशनी उसी दिशा में टिकाए रखी जहां से उनके चलने की आवाज आ रही थी। उन्हें यह भय था कि कहीं उनकी मौजूदगी से बागिन नाराज न हो जाए और किनारे से हमला न कर दे। तभी अचानक उन दोनों के सामने एक जोरदार गुर्राहट गूंज उठी। रोशनी उस नई आवाज की ओर घुमाई गई और दोनों चौंक गए। वहां एक और बाघ खड़ा था। इस बार एक बड़ा ताकतवर नर बाघ, लगभग उसी जगह जहां कुछ क्षण पहले बाघिन खड़ी थी। कुछ सेकंड पहले तक एंडरसन जी और उनकी पत्नी ठीक उसी स्थान पर खड़े थे। स्पष्ट हो गया था कि वे एक पूरे बाघ परिवार के सामने आ गए थे जो नदी पर प्यास बुझाकर लौट रहा था। एंडरसन जी ने बाद में ये उल्लेख किया कि इतनी बड़ी उम्र के शावकों वाली बाघिन के साथ नर बाघ का होना काफी असामान्य बात थी। सामान्यतः बाघिन अपने बच्चों को तब तक नर के पास नहीं आने देती जब तक वे पूरी तरह बड़े न हो जाएं। स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई थी। किसी भी क्षण किसी वयस्क बाघ द्वारा हमले की पूरी संभावना थी, लेकिन एंडरसन जी की पत्नी ने असाधारण धैर्य बनाए रखा। कुछ पलों बाद नर बाघ धीमी आवाज में गुर्राता हुआ अपने परिवार के पीछे पीछे झाड़ियों में चला गया। इसी समय कहानी का एक और रोचक दृश्य सामने आया जिसका अंत अप्रिय भी हो सकता था, लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। अंधेरे में अकेला रह गया बेचारा बैलगाड़ी वाला बाघिन की म्याऊं और उसके साथी की दहाड़ सुन चुका था। संभवतः उसके बैलों ने उनकी गंध पहचान ली थी या उन्हें देख लिया था। अचानक बैल बेकाबू हो गए। वे बैलगाड़ी लेकर भागे और नदी के किनारे की ओर दौड़ पड़े। वहां पहिए नरम रेत और पानी में फंस गए। बैलगाड़ी वाले की चीखें सुनकर और ये सोचकर कि शायद उस पर या उसके बैलों पर हमला हुआ है, एंडरसन जी और उनकी पत्नी तेजी से मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचकर पाया गया कि सब सुरक्षित था। केवल बैलगाड़ी वाला बुरी तरह डरा हुआ था। दोनों इस बात से संतुष्ट थे कि परिस्थितियों ने उस खुशहाल बाघ परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर नहीं किया। कुछ समय के लिए एंडरसन जी के मित्र, मैसूर चिकित्सा सेवा के डॉ स्टैनली, अपने विभाग द्वारा टैगार्थी में तैनात थे। उनका मुख्य कार्य वहां फैले मलेरिया के प्रकोप को रोकना था, जो लगभग सभी निवासियों को प्रभावित कर रहा था। डॉक्टर स्टैनली एक उद्यमी स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें शिकार का गहरा शौक था। अपनी सेवा के दौरान वे कई बाघों का शिकार कर चुके थे। एक रात देर से उन्हें बेलंदुर नामक एक छोटे गांव से प्रसूति संबंधी सूचना मिली। वह गांव लगभग 6 मील दूर था। अपने कर्तव्य के अनुसार वे तुरंत बैलगाड़ी से निकल पड़े। उनके साथ दवाइयों, इंजेक्शनों और पट्टियों से भरा थैला था। उनकी गेको स्मूथ बोर राइफल और 5 सेल वाली टॉर्च उनके पेशे में शिकार का एक अलग ही रंग जोड़ रही थी। वे एक घाटी से गुजर रहे थे, तभी अचानक एक बाघ रास्ते पर कूद पड़ा। वह सड़क के किनारे अपने पिछले पैरों पर बैठ गया और गुजरती हुई गाड़ी को घूरने लगा। डॉ स्टैनली ने जानवर पर गोली चलाई। गोली लगते ही बाघ ने जोरदार दहाड़ लगाई और जंगल में गायब हो गया। स्टैनली शांति से अपने गंतव्य की ओर बढ़े। उन्होंने मां को उसके बच्चे से मुक्त कराया और बाकी रात मरीज के पास बिताई। अगली सुबह वे अपने एक परिचित छोटे लड़के के साथ लौटे ताकि वह और गाड़ीवान उस घायल बाघ का पीछा करने में उनकी मदद कर सकें, जिसे उन्होंने पिछली रात घायल किया था। मौके पर पहुंचकर उन्हें खून के निशान दिखाई दिए। उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए वे आगे बढ़ने लगे। तभी गाड़ीवान ने यह कहकर पीछे हटना चाहा कि वह अपने बैलों को अकेला नहीं छोड़ सकता। डॉ स्टैनली और लड़का कुछ दूर आगे बढ़े और एक खोखले स्थान में प्रवेश कर गए। अचानक उनके सामने एक बाघ लेटा हुआ दिखाई दिया। पहले उन्हें लगा कि वह मर चुका है, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए स्टैनली ने उसकी पीठ पर एलजी यानी लॉन्ग लेवल गन से गोली चला दी। उसी क्षण बाघ उछल पड़ा। वह पलटा और उन पर टूट पड़ा। जैसे ही वह कूदा, स्टैनली ने अपनी बची हुई गोली सीधे बाघ के मुंह में दाग दी। इसके बावजूद बाघ उन पर झपट पड़ा। उसने स्टैनली को जमीन पर गिरा दिया
और उनकी खोपड़ी का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। उसी पल लड़का चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। निस्संदेह यही क्षण डोरिस स्टैनली की जान बचाने वाला था। बाघ ने स्टैनली को छोड़ दिया और लड़के का पीछा करने लगा। उसने झपट्टा मारकर उसकी बगल में काट लिया। सिर में लगी गंभीर चोट से स्टैनली लगभग बेसुध हो चुके थे। फिर भी वे किसी तरह अपने पैरों पर खड़े हुए। वे बंदूक में गोलियां भरने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक बाघ लड़के को छोड़कर जंगल की ओर कूद गया। उस युवक की पीठ और बगल में गंभीर चोटें थीं। बाघ के दो बड़े दांतों से बने गहरे घावों से लगातार खून बह रहा था। इसके अलावा उसकी 3 पसलियां भी टूट चुकी थीं। डोरिस स्टैनली ने अपनी फटी हुई कमीज को पट्टी की तरह इस्तेमाल किया और जितना संभव हो सका प्राथमिक उपचार किया। फिर वे उसे बैलगाड़ी तक ले गए। इसके बाद 17 मील की लंबी यात्रा सागर कस्बे की ओर शुरू हुई। इस दौरान डॉक्टर की अपनी हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। सागर से वे शिमोगा के लिए ट्रेन में सवार हुए। शिमोगा लगभग 35 मील दूर था, जहां एक जिला अस्पताल स्थित था। यह बताना ही पर्याप्त होगा कि दोनों अपने इस साहसिक कार्य से उबर गए। हालांकि स्टैनली को अपने वरिष्ठ चिकित्सक से कड़ी फटकार मिली, जिन्होंने उसे याद दिलाया कि उसे टैगार्थी में एक डॉक्टर के रूप में तैनात किया गया था, न कि बाघों का शिकार करने के लिए। उनकी जान बच जाना निस्संदेह इस तथ्य के कारण था कि बाघ बुरी तरह घायल हो गया था। स्टैनली द्वारा उसके मुंह में मारी गई आखिरी गोली ने संभवतः उसके निचले जबड़े को चकनाचूर कर दिया था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि इसके बाद के दोनों हमलों में उसने केवल अपने ऊपरी नुकीले दांतों का ही इस्तेमाल किया था। यदि उसका निचला जबड़ा सही सलामत होता तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्टैनली और लड़का दोनों अगली सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहते। हुआ यूं कि उसके बाद 1 सप्ताह तक कई ग्रामीणों ने उस घायल जानवर की दिन रात दर्द भरी दहाड़े सुनी। फिर सन्नाटा छा गया और पूरी संभावना है कि वह रेंगता हुआ जंगल की गहराई में चला गया, क्योंकि उसका शव कभी नहीं मिला। स्टैनली ने एंडरसन जी को टैगार्थी में हुए 2 अन्य अनुभवों के बारे में भी बताया। एक बार सूर्यास्त के समय जब वह शिकार के ऊपर मचान पर बैठा था, तभी एक हमादरायद उस पेड़ पर चढ़ गया जिस पर वह बैठा था। उसने उसे डराकर भगा दिया, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाने लगा, उसे लगा कि वह बड़ा सांप वापस आ सकता है और वह बहुत बेचैन महसूस करने लगा, इसलिए वह गांव लौट आया। एक अन्य अवसर पर जब वह शिकार के ऊपर पूरी तरह से छिपा हुआ नहीं था, तभी बाघ ने उसे देख लिया और पूरी रात सुबह तक पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और लगातार दहाड़ता रहा। हल्की बारिश शुरू हो जाने से यह और भी परेशानी का कारण बन गया था, लेकिन अच्छे डॉक्टर ने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए इतने आक्रामक बाघ से निपटने के लिए अंधेरे में अकेले वापस जाने का जोखिम नहीं उठाया। टैगार्थी के आसपास के उन कुछ इलाकों में घूमते हुए जहां जंगल में कुछ हद तक प्रवेश किया जा सकता है, एंडरसन जी ने खुद एक अधेड़ बाघिन को एक खुले मैदान में मृत पाया, जिसके चेहरे और छाती में 23 स्याही के कांटे धंसे हुए थे। उनमें से एक कांटा उसकी दाहिनी आंख को पूरी तरह से भेद कर बुझा चुका था। बाघिन बेहद कमजोर हालत में थी। कुछ ही फीट की दूरी पर एक पैंथर का आधा खाया हुआ शव पड़ा था। इस त्रासदी को समझना मुश्किल नहीं था। जाहिर है बाघिन ने आत्महत्या का प्रयास किया था। और दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी को विराम देते हैं। टैगार्थी के इन घने जंगलों में बाघों की दहाड़, इंसान की हिम्मत और मौत से आमना सामना, यह सभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस कहानी का असली डर और सबसे खतरनाक सामना अभी बाकी है। कहानी का अगला हिस्सा हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे, जहां जंगल और भी रहस्यमय होगा और खतरा पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आपको ऐसी सच्ची, रोमांचक और डरावनी जंगल की कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जंगल से बाहर मत जाइए, क्योंकि कहानी अभी जिंदा है। मिलते हैं अगले पार्ट में।
तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और शुभ रात्रि।